गुड आफ्टरनून 8 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज सामाजिक विज्ञान में हम पार्ट 3 ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध संघर्ष के आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसके पहले वाली वीडियो में अलग अलग तरह के विद्रोह के बारे में पढ़ा, जिसमें से खासी, भील, रामोसी, कच्छ, दीवान बेला, वहाबी, कोल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह आदि हमने पढ़े। अब आज हम पढ़ेंगे सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वर्ष ब्रिटिश राज के विरुद्ध सबसे बड़े सशस्त्र आंदोलन का आरंभ हुआ। दूसरे दिन वे सिपाही दिल्ली पहुँचे। दिल्ली के सिपाही भी उनसे मिल गए। दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय से जो असंतोष पनप रहा था, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भड़क उठा। सिपाहियों से शुरू हुआ आंदोलन दावानल की तरह जल्दी ही देश के एक बड़े भाग में फैल गया। सन 1857 ईस्वी की घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना थी, जिसने पूरी अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला के रख दिया। अनेक दृष्टियों से देखा जाए तो भारतीय इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। इसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक व सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुए। समाज के कई समुदाय जैसे कि जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान सभी मिलकर आंदोलन में शामिल हुए। सबका एक समान उद्देश्य था, और वो क्या था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत से भगाना। यह संघर्ष काफ़ी व्यापक पैमाने पर हुआ, अतः इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। इसीलिए तो इसको नाम दिया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अंग्रेज़ों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों, सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने उनके साथ सहायक संधि तो कर ली थी, लेकिन अंग्रेज इन संधियों को मनमंजी से क्या कर देते थे? तोड़ भी देते थे। सिर्फ उन्हें शासक बना दिया जाता था, लेकिन पूरा कार्यभार कौन संभालता था? ब्रिटिश हुकूमत। सिंध, पंजाब, अवध को अंग्रेज़ों ने हथिया लिया था और इससे काफ़ी असंतोष फैला था। डलहौजी ने विलय नीति को कड़ाई से लागू किया तो और संतोष और अधिक बढ़ गया। झांसी के निसंतान व्रत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और उसने 1854 में झांसी के राज्य पर कब्जा कर लिया। इससे पहले 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। खुद मुग़ल बादशाह को यह कह दिया गया कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं माना जाएगा। इन कार्रवाइयों से कमज़ोर हो चुके शासक परिवारों में घबराहट और भय का माहौल फैल गया, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उन सरदारों और जमींदारों की शक्तियों को नष्ट करने की नीति अपनाई और उनके इलाकों में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उनमें से कईयों की तो ज़मीन तक छीन ली। अंग्रेज़ों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू की तो भूस्वामियों के पुराने परिवारों के अधिकार ही खत्म कर दिए। उससे उनके अधिकार तो खत्म हो गए और किसी भी राज्य पर कब्जा करने के बाद उसकी पुरानी प्रशासन व्यवस्था खत्म कर दी जाती थी। इस प्रकार से लगभग उन्होंने पूरी तरह से सब लोगों को क्या करा? बहुत ज़्यादा परेशान किया। तब पुरानी प्रशासन व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति बेरोज़गार हो जाते थे। अब वो क्या करते थे? जो पुरानी प्रशासन व्यवस्था है वही खत्म कर देते थे। अब उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो रोज़गार जिनको किसी न किसी वजह से मिल ही जाता था, उनका रोज़गार पूरी तरह से खत्म हो गया और वो लोग बेरोज़गार हो गए। जिन राज्यों पर कब्जा किया गया था उनके केवल शासक बल्कि सैनिक, कारीगर, कृषक जैसे हज़ारों अन्य लोग भी क्या हुए? प्रभावित हुए थे।
किसानों और दस्तकारों की बर्बादी यहाँ से शुरू हो गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। पुराने जमींदारों को हटा देने पर किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कई मामलों में राजस्व की मांग में वृद्धि हुई तो किसानों के कष्ट और बढ़ गए। जब इंग्लैंड में तैयार माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प भी बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान, कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में फिर सभी मिलकर कूद पड़े। अपना अपना काम सबने फिर छोड़ा, क्योंकि वो काम ही उनसे क्या किया गया था, छीन लिया गया था। तो सभी ने क्या उठा लिए, फिर अपने हाथों में हथियार उठा लिए। जिन राज्यों पर कब्जा किया गया था उनके न केवल शासक बल्कि सैनिक, कारीगर तथा कृषक जैसे हजारों अन्य लोग भी प्रभावित हुए। किसानों और दस्तकारों की सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी और पुराने जमींदारों को हटा देने पर किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कई मामलों में राजस्व की मांग में वृद्धि हुई तो किसानों के कष्ट और बढ़ गए। जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में फिर उनको शामिल होना पड़ा और उसमें कूद पड़े। धर्म और जाति के नष्ट होने का डर था उन्हें। तो अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और जाति रीति रिवाजों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जनता को यह भी लगा कि ब्रिटिश सरकार उन्हें क्या बना लेगी, ईसाई बना लेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार प्रचार करना शुरू कर दिया। हिंदू और इस्लाम धर्म की तथा जनता के पुराने रीति रिवाजों की खुलेआम निंदा की। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार में कुछ कदम उठाए थे, उनसे लोगों का भय और अधिक बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने अनेक मामलों में जाति नियमों की उपेक्षा की। उदाहरण के लिए फौजों, जेलों, रेल यात्राओं के मामलों में नई शिक्षण संस्थाओं को, जिनमें से अनेक की स्थापना ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी, संदेह की नज़र से देखा जाता था और सब नई बातें अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए। कई मौलवियों ने पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद, इन्हें धर्म युद्ध का नारा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया, उनकी उपेक्षा की। धर्म नष्ट हो जाने के भय से आंदोलन भड़कने लगे और उसके तात्कालिक कारण सामने आने लगे। भारतीय सैनिकों की शिकायतें, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।